हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडल फ्लेमिंग मॉडल की। बहुत डिमांडिंग टॉपिक रहा है ये। तो सबसे पहला जो मेरी स्लाइड है, देखिए हम बात करेंगे यहाँ ओपन इकोनॉमी की। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है और फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जो एक्सचेंज रेट से ISLM का जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो तो हमने अपने पिछले वीडियो में किया, जहां ISLM कट करते हैं वह इक्विलिब्रियम होती है। अब हमने इसमें एक और चीज ऐड कर दी है और वो हमने ऐड कर दिया है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। हम देखेंगे अगर एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है तो क्या इम्पैक्ट होता है फिस्कल पॉलिसी का, कैसी रहती है फिस्कल पॉलिसी, और अगर फ्लोटिंग है एक्सचेंज रेट तो फिस्कल पॉलिसी कैसी रहती है। साथ ही साथ मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो भी फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कितना इफेक्टिव रहती है, यही चीज बताई गई है मंडल फ्लेमिंग मॉडल में। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है कलर, इसका लेती हूँ मैं फिलहाल रेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है रेड कलर मेरा फॉलो कीजिएगा। जो LM कर्व है, इनिशियल हमारा LM कर्व है और ये जो है इनिशियल हमारा IS कर्व है। इक्विलिब्रियम है E पॉइंट पे। इस E पॉइंट पे हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट, या जैसे कहें हम इनकम, वो कितना है वाई स्टार हमारा इनकम है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो है हमारी R स्टार। अब यहाँ पे ये जो वाई स्टार जो हमारा इनकम है, या जो कहें हम आउटपुट है, ये जो वाई स्टार है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे वाला इनकम लेवल है। ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे वाला है। तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, हम अपना वाई बढ़ाना है। वाई बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे हम जो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो हम इकोनॉमी में रिसेशन है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है दैट मीन्स इकोनॉमी में रिसेशन है। अब रिसेशन को कम करना है तो क्या करेंगे, हम हमारी फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन करेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मेरे फिस्कल पॉलिसी के वीडियो में आपने देखा होगा। फिस्कल पॉलिसी में हम इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और क्या होता है, टैक्सेस होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो टैक्सेस भी होंगे। और उसके साथ साथ और क्या होता है, हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। ओके, ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं और साथ में क्या होता है, पब्लिक डेब्ट होता है। ये सारी चीजें होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी में। तो एक्सपांड करना है तो दैट मीन्स क्या है, हमको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, टैक्सेस को कम करना है, बढ़ाना है, सेविंग्स को भी बढ़ाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है आयस कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड, है ना। जैसे ही हम फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो आयस कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये आयस कर्व का वीडियो आप मेरा जरूर देखिएगा, उससे समझ में आएगा आयस कर्व। ये जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है, ये करने से पहले आपका ISLM कर्व के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे पूरे क्लियर होने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी ISLM कर्व के वीडियोस का, तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा। नया IS कर्व बनेगा हमारा IS1, ये वाला। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट हुआ, और जो यहाँ पे ये जो है सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। यहाँ पे क्या होगा, ये मूवमेंट होने से एक तो हमारी ये जो है इनकम इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट तो हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, और सेकंड क्या होगा, हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनकम भी इंक्रीज होगी एक तरफ और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इनकम इंक्रीज होने का क्या मतलब है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो
इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो है हमारी ये जो एक्सचेंज रेट है आर वो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये जो हमारी एक्सचेंज रेट है आर ये बढ़ गई, तो ये जो है इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट, सॉरी एक्सचेंज रेट नहीं, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट है ये उससे ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये जो है आर स्टार बताता है हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट को, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट से ज्यादा हो जाएगी। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट से ज्यादा हो गई तो उसका क्या मतलब है कि अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो दूसरी जितनी भी कंट्री के लोग हैं जो यूएस में हैं या जो रशिया में हैं, जो यूक्रेन में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जो कहीं और हैं, कनाडा में हैं, वो सब क्या करेंगे, वो हमारे यहाँ आके अपना पैसा लगाना चाहेंगे। कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा क्योंकि उनके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है और हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिल रही है। तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारे यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा, डॉलर जो है वो इंडिया में आएगा। अब डॉलर इंडिया में आएगा तो उससे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा। और अगर हम अब इधर देखें, यहाँ पे जो है डिमांड, हमारी एग्रीगेट डिमांड और इनकम जो है इंक्रीज हो गई, तो इसका क्या मतलब है, जैसे ही लोगों के पास पैसा या एग्रीगेट डिमांड इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होने का क्या मतलब है, लोग जो है इंपोर्ट्स को ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, इंपोर्टेड चीजों को खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। इंपोर्टेड चीजों को खरीदेंगे, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, तो इंपोर्ट्स बढ़ने का क्या मतलब है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, करंट अकाउंट में डेफिसिट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होगा, करंट अकाउंट में हमारे डेफिसिट आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमको जो डॉलर है वो बाहर देना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट ज्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए तो करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा। लेकिन क्या होगा, ये जो डेफिसिट है ये इस सरप्लस से कम होगा, ठीक है। ये जो डेफिसिट है ये इस सरप्लस से कम होगा। करंट अकाउंट में डेफिसिट कम होगा लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है वो ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स एग्रीगेट क्या होगा, एग्रीगेट जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ जाएगा। एग्रीगेट जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आने का क्या मतलब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ गया यानी कि हमारे पास डॉलर ज्यादा है, तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सरप्लस है तो बाहर से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, दैट मीन्स मनी सप्लाई जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ये जो एलएम है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एलएम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये एलएम है ना, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो, ठीक है। तो ये एलएम से एलएम वन हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ आ जाएगा ई स्टार पे, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, ई स्टार पे आ जाएगा। तो ई स्टार पे जहाँ नया इक्विलिब्रियम है वहां पे क्या है, हमारी इंटरेस्ट रेट तो उतनी ही है लेकिन जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो क्या है वो हमारा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम एट वाई वन विथ इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया है। क्या होता है यहाँ पर, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो इसका क्या मतलब है, देखिए व्हाइट कलर लेते हैं ठीक से दिखाई देगा। बैलेंस ऑफ सरप्लस है यानी कि क्या मतलब है, सप्लाई, डॉलर की जो सप्लाई है वो ज्यादा है, यहाँ पे सप्लाई जो है वो डॉलर की वो ज्यादा है, ठीक है। क्या होगा इसका ये मतलब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने से मनी का इंक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की सप्लाई ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए पहले तो जो है वो एक डॉलर कितने का था, एक डॉलर था हमारा 70 रुपीज का, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ सरप्लस है, इसका मतलब डॉलर हमारी कंट्री में ज्यादा आ रहा है, डॉलर कंट्री में ज्यादा आ रहा है तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जो है एक डॉलर कितना किसके बराबर हो गया, 40 रुपीज के, एक डॉलर जो है वो किसके बराबर हो गया, 40 रुपीज के। अब 40 रुपीज के बराबर हो गया एक डॉलर,
तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारा जो रुपए है, रुपए की डिमांड रुपए का क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ठीक से क्यों नहीं चल रहा है आज, मुझे नहीं पता। रीवैल्यूएशन, ठीक है, रीवैल्यूएशन हो जाएगा। देखिए एक तो होता है रुपए का एप्रिसिएशन, एक तो होता है हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन, एक होता है रीवैल्यूएशन। तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो हम इसको यहाँ पे बोलेंगे रीवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, रुपए की कीमत बढ़ गई, हम इसको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको बोलेंगे कि ये रीवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, जब डॉलर ज्यादा आ गया उसके बाद क्या होगा, आरबीआई जो है वो रुपया सेल करेगा और जो डॉलर है वो बाय करेगा। ठीक है, रुपया तो दे देगा बाजार में और डॉलर जो है वो बाय करेगा। इससे क्या होगा, जो एलएम कर है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एलएम कर शिफ्ट हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा। अब इस केस में कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, आप देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, इकोनॉमी में रिसेशन था, हमने ये फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन किस लिए किया, ताकि रिसेशन खत्म हो। तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में इंक्रीज होने का मतलब है रिसेशन खत्म होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स हैं तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होती है। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो फुल्ली इफेक्टिव रहती है। ठीक है, अब देखिए आगे दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है और हमने मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिसेशन को दूर करने के लिए अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के जो अडॉप्ट की या मॉनेटरी जो है पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए, तो उससे क्या होगा, अब अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी हम में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेंगे हम। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होगा ये होगा कि जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, राइटवर्ड। ठीक है, एलम कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पर्पल कलर को देखिए आप फॉलो करेंगे, ये जो है एलम कर्व फर्स्ट जो है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन होगा। उससे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा, अब देखिए हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आ गया, इधर आ गया। यहाँ पे क्या है, एक तो इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो हमारी कम हो गई है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम तो इंक्रीज होगा और जो इंटरेस्ट रेट है हमारी वो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम होने से का क्या मतलब है कि हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट से कम होगी। यानी कि अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर पैसा लगाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। ऐसा होगा कि जैसे पहले हमारे यहाँ पहले वाला केस ले, इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा थी तो सब लोग अपना अपना डॉलर लेके आए कि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी। लेकिन अब अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से कम हो गई तो क्या होगा, सब बोलेंगे लाओ हमारा डॉलर वापस लाओ। ठीक है, हमारा डॉलर वापस लाओ, क्योंकि उन्हें हो सकता है अपनी कंट्री में या किसी और कंट्री में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है, ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो डॉलर हमारी कंट्री में नहीं रखेंगे। तो इससे क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो, ये गलत लिखा है, कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है, क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो से क्या होगा, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डेफिसिट आएगा। ओके, कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल बाहर जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट में हमारा डेफिसिट होगा। इस साइड क्या होगा, जब इनकम बढ़ी तो क्या होगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ने का ये मतलब है करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा। अब ये जो है दोनों डेफिसिट, ठीक है, ये दोनों डेफिसिट डेफिसिट मिल जाएंगे और टोटल जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, दोनों डेफिसिट मिल जाएंगे, क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमारा घाटा आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का क्या मतलब है, यहाँ पर जो है हमारा जो रुपए है उसका क्या होगा, डीवैल्यूएशन।
वहां हुआ था पहले वाले केस में रीवैल्यूएशन, जब सरप्लस था। जब डेफिसिट है तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन होने का क्या मतलब है, डिवैल्यूएशन होने का ये मतलब है पहले $1 जो है वो था 60 रुपीज के बराबर, अब क्या हो गया, $1 जो है वो किसके बराबर हो गया, 70 रुपीज के बराबर। तो ये जो है डिवैल्यूएशन हो गया। अब इस केस में क्या होगा, $1 पहले 60 का था, अब 70 का हो गया। इसका ये मतलब है कि अब जो है आरबीआई जो है वो डॉलर जो है वो सेल करेगा। आरबीआई जो है डॉलर सेल करेगा और जो रुपया है वो बाय करेगा। डॉलर सेल करेगा और रुपया जो है बाय करेगा, क्योंकि उससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा हमारा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने का क्या मतलब है, एलएम कर्व जो है वो वापस शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह पर। एलएम कर्व जो है वो अपनी जगह पर वापस शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका मोमेंट नंबर सेकंड होगा, ये इधर वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा। कब तक शिफ्ट होता रहेगा, जब तक कि जो हमारा आर है वो इक्वल्स टू आर स्टार नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे यहाँ के इंटरेस्ट रेट जो है वापस इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये शिफ्ट होता जाएगा। और जो हमारा इक्विलिब्रियम है वापस यहीं पे आ जाएगा। हमारा जो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। न्यू इक्विलिब्रियम एट वाई स्टार विद सेम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उतना का उतना आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनफेक्टिव। बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती मॉनेटरी पॉलिसी। अब आगे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन एक ही चेंज होगा, जो एक्सचेंज रेट है वो हो जाएगी हमारी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें और वही हमारा सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सबसे अच्छी चीज यही है कि सारा एक्सप्लेनेशन वैसा का वैसा है। देखिए सबसे पहले क्या है, इकोनॉमी में रिसेशन है, तो अगर रिसेशन है तो क्या है, हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो ली, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ली, तो उससे क्या होगा, आयस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से आयस कर्व जो है फर्स्ट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है, इसका नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये इस पॉइंट पे, ये इसका था फर्स्ट इक्विलिब्रियम, अब ये होगा इसका सेकेंड इक्विलिब्रियम। तो दैट मीन्स क्या है, इनकम भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही है। ठीक है, इनकम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है एंड देन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट से क्या है, ज्यादा है। ये इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तो क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा वापस, वही का वही एक्सप्लेनेशन है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो हमारे यहाँ लोग डॉलर लेके आएंगे, अपनी कंट्री का पैसा यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा उनको रिटर्न्स मिलेंगे। उससे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा। और इधर जब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और उससे क्या होगा, करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा। लेकिन ये जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है ये कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से कम होगा, इसलिए एग्रीगेट रिजल्ट क्या रहेगा, एग्रीगेट रिजल्ट रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का क्या मतलब है, इसका मतलब है करेंसी में एप्रिसिएशन आएगा। वहां पे हमने क्या था, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। यहाँ पे हम जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो क्या है, एक ही चीज है, बात तो एक ही है। क्या हुआ, वहां पे भी वही था कि एक जो डॉलर है, चेंज करते हैं, कि वहां पे भी वही था कि जो $1 है हमारा वो पहले 60 रुपीज का था, अब क्या हुआ, एप्रिसिएशन हो गया, दैट मीन्स $1 जो है वो हमारा 50 रुपीज का हो गया, है ना। तो करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ। अब इससे क्या होगा, करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आएगा। पहले $1 जो है 60 रुपीज का था, अब $1 जो है 50 रुपीज का हो गया, 50 रुपीज का हो गया, दैट मीन्स
जो एक्सपोर्ट जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पहले जो है जिस पैसे में, जिस डॉलर में उन्हें 50 रुपीज का सामान, 60 रुपीज का सामान मिलता था, अब उसी डॉलर को पे करने पर उन्हें सिर्फ 50 रुपीज का सामान मिल रहा है। दैट मीन्स उनके लिए वो सामान महंगा हो गया है। तो इसलिए क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे और जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बाहर का सामान सस्ता हो गया। पहले हमें जिस सामान के 60 रुपीज देने पड़ते थे, अब हमें 50 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं। तो क्या होगा, जो है एक्सपोर्ट तो डिक्रीज हो जाएंगे, इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। अब उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो गए और इम्पोर्ट जो है हमारे इंक्रीज हो गए। तो आयस कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है, सॉरी प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कम हो गया, एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए। हम जो घर में जो प्रोडक्शन हो रहा था और एक्सपोर्ट कर रहे थे वो तो कम हो गया, और साथ ही साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कम हो गया, क्योंकि हम इंपोर्टेड चीजों को ज्यादा यूज करने लग गए। तो दैट मीन्स हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। इसलिए ये जो सेकंड जो है वापस आयस कर्व अपनी जगह पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कब तक ये शिफ्ट होता रहेगा, जब तक कि आर इज इक्वल्स टू आर स्टार ना हो जाए, हमारी जो रेट्स है वो इंटरनेशनल रेट्स के बराबर नहीं हो जाए। और फिर क्या है, इसका मतलब ये है कि एट लास्ट हम जो है हमको वही सेम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे के इक्विलिब्रियम पे आना पड़ेगा। दैट मीन्स अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और अंडर पैक्ड एक्सचेंज रेट फिस्कल पॉलिसी इज कंप्लीटली इनफेक्टिव। ठीक है, अब वो देखिए बात करते हैं हम वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ मॉनेटरी पॉलिसी की, कि मॉनेटरी पॉलिसी की केस में क्या होगा। अब जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स हैं तो बिल्कुल वही जो है हमारा एक्सप्लेनेशन है। सबसे अच्छी बात यही है मंडल फ्लेमिंग मॉडल की, कि बिल्कुल वही सेम एक्सप्लेनेशन है। इकोनॉमी में रिसेशन है तो क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम यूज करेंगे, और उससे क्या होगा, एलएम कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट मूवमेंट हमारा एलएम कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। एलएम का राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है, हमारा ये जो है इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ब्लू कलर से जो मैं बता रही हूँ ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आ गया, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो ये आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, रेड कलर जो मैं बता रही हूँ ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो इनकम है वो तो बढ़ी, ये जो y0 है यहाँ से यहाँ आ गई, ये इनकम तो बढ़ी, और जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो हमारी इंटरेस्ट रेट कम हो गई। इंटरेस्ट रेट, अब अगर कंट्री में इंटरेस्ट रेट जो बाहर इंटरेस्ट रेट है उससे कम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बाहर अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो सारा हमारा कैपिटल बाहर जाएगा, वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो का मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आएगा, और इधर जो एग्रीगेट इनकम हमारी इंक्रीज हुई है इससे क्या होगा, इससे हमारे इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, इनकम इंक्रीज हुई तो हमारे क्या है, इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और इंपोर्ट्स जो है इंक्रीज होने का मतलब ये है कि करंट अकाउंट में भी डेफिसिट आएगा। तो अब ये जो है ट्विन डेफिसिट हो जाएगा। ट्विन डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट है, करंट अकाउंट में भी डेफिसिट है, तो क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का ये मतलब है कि करेंसी का डिप्रिसिएशन होगा। करेंसी का डिप्रिसिएशन यानी कि अगर पहले जो $1 है वो 50 रुपीज का था, तो अब जो $1 है वो कितने का हो गया, वो हो गया 60 रुपीज का। ठीक है, पहले जो $1 50 रुपीज का था वो अब कितने का हो गया, वो हो गया हमारा 60 रुपीज का। तो अगर 60 रुपीज का $1 हो गया है, यानी कि क्या है, हमारे जो इंपोर्ट है वो तो हमारे हो गए हैं महंगे। ठीक है, जिस चीज के लिए हमें पहले 50 रुपीज देने पड़ते थे अब उसी के लिए हमें 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो इंपोर्ट महंगे हो गए हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, इंपोर्ट जो है वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, हमारे जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो गए हैं। ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे उन्हें $1 में 50 रुपीज का सामान मिलता था इंडिया से, अब दूसरी कंट्रीज को
उसी $1 से 60 रुपीज का सामान मिल रहा है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट सस्ते हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते होने के कारण बढ़ जाएंगे। अब अगर एक्सपोर्ट बढ़ गए और इंपोर्ट कम हो गए, यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक इन हाउस प्रोडक्शन है वो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो आयस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब मैं इसको बताऊंगी, देखिए ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर को फॉलो कीजिएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा आयस डैश पे, ठीक है, आयस डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ये जो था इक्विलिब्रियम, ये कहाँ आ गया, ई डबल डैश पे, ठीक है, ई से ई डैश पे आया और ई यहाँ से ई डबल डैश पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब तक शिफ्ट होगा जब तक कि हमारा जो आर है वो इक्वल्स टू नहीं हो जाता आर स्टार के, तो नया इक्विलिब्रियम ई डबल डैश पे आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर वही जो है इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमारा जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो गया, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी फुल्ली इफेक्टिव रहती है। फिर से कहूंगी, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो मॉनेटरी पॉलिसी फुल्ली इफेक्टिव रहती है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ठीक है, दूसरा कलर, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है हमारी तो मॉनेटरी पॉलिसी तो इफेक्टिव रहती है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो पूरी तरह से इफेक्टिव रहती है। और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो मॉनेटरी पॉलिसी तो इफेक्टिव रहती है और फिस्कल पॉलिसी पूरी तरह से इनफेक्टिव रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, सॉरी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या इफेक्टिव होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या इफेक्टिव होगा, हमारा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे इसमें हमने एक लाइन बनाई थी, डीपी लाइन, ठीक है, जो भी हमारा ये फिगर था, जो जो भी थे, ठीक है, एक लाइन बनी थी यहाँ पे, ये तो था आईएसएलएम, आईएसएलएम, ठीक है, ये लाइन थी, ये थी हमारी बीपी। बीपी का क्या मतलब है, ये एक वो बैलेंस वाली लाइन है, ठीक है। अगर परफेक्ट मोबिलिटी है मनी की तो ये जो लाइन है वो सीधी होती है, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी। अगर परफेक्ट मोबिलिटी है तो क्या होगा, ये जो लाइन है ऐसे सीधी होगी, ठीक है। और अगर हाई मोबिलिटी है, हाई मोबिलिटी, तो क्या होगा, तो ये लाइन इस तरह से होगी, अपवर्ड, ठीक है। और अगर जो है लो मोबिलिटी है, लो मोबिलिटी है तो ये वाली लाइन, इसको मैं आईएसएलएम को बता देती हूँ, नहीं तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा फिर, ठीक है। तो अगर लो मोबिलिटी है तो ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन होगी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरह से, ठीक से, ये इस तरह से होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये हमको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ एक जो परफेक्ट मोबिलिटी है वहां पर फिस्कल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में फिस्कल जो पॉलिसी है वो इनफेक्टिव रहती है, बाकी सब जगह मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, चाहे कोई भी जो है पावर हो मोबिलिटी की, चाहे परफेक्ट हो, हाई हो या लो हो, फिक्स एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव रहती है और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव रहती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहती है और फिस्कल पॉलिसी हाई मोबिलिटी और लो मोबिलिटी में इनफेक्टिव रहती है। हाई मोबिलिटी और लो मोबिलिटी में इनफेक्टिव रहती है, सिर्फ जो है परफेक्ट मोबिलिटी के केस में वो इनफेक्टिव रहती है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मंडल फ्लेमिंग मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है इसके केस में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करना चाहते हैं मेरे किसी वीडियोस में, किसी भी वीडियो में, तो आप वो भी कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं वो वीडियो बना पाऊँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल। बाय।